अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। आज जिन मामलात पर हमने बात करनी है वो इस तरह से है कि इक़्तिदार की राहदारियों में कुछ बाज़गश्त है, और वो बाज़गश्त है बहुत बड़ी तब्दीली की। वो तब्दीली क्या है और क्यों ये बातें हो रही हैं, इस पर बात करनी है। हुकूमत की जानिब से FBR के अफसरान को गैर मामूली इख्तियारात देने का भी मामला है। सेक्शन 37A और 37B को तमाम ताजिर बरादरी, ये जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, ये काला कानून क्यों कह रही है, इस पर बात करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के हवाले से सूबाई हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना है, इस पर बात करेंगे। रिजर्व सीट्स पर आने वालों की मौजें किस तरह लगी हैं, ट्रंप नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई है और दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले इक़्तिदार की राहदारियों में बात हो रही है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और बहुत बड़ा नाम उसमें आ रहा है। ये बातें हो क्यों रही है और क्या वाकई तब्दीली आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें ताड़ साहब, इस मुल्क के अंदर कौन सी तब्दीली ऐसी है जो नहीं आ सकती? अच्छा, मतलब इस मुल्क के अंदर कोई एक तब्दीली मुझे बता दें जो नहीं आ सकती। इस मुल्क के अंदर हर तब्दीली आ सकती है। इस मुल्क के अंदर हर वो शख्स तब्दील होता है जिसके मतलब ये कहा जाए कि ये तब्दील नहीं हो सकता था। अच्छा, क्योंकि इस मुल्क की जुग्राफी सूरत हाल नहीं बल्कि मौसमाती सूरत हाल नहीं, सियासी सूरत हाल एक ऐसी है कि जिसमें किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मतलब अगर हम उठा के देखें इक़्तिदार के ईवानों में मियाँ नवाज शरीफ के पास बड़ी अक्सरियत थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने त्यारा हाईजैक, मुशर्रफ साहब को तब्दील करना, 3 घंटे लगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब तब्दील हो, पूरी हुकूमत तब्दील हो, सारी हुकूमत तब्दील हो गई। उसके बाद आप आ जाए जनरल मुशर्रफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुशर्रफ साहब के पास कौन सी ताकत नहीं थी? यस। जनरल ज़ियाउल हक शहीद के पास कौन सी ताकत नहीं थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास कौन सी ताकत नहीं थी? अयूब खान के पास कौन सी ताकत नहीं थी? इमरान खान के पास कौन सी ताकत नहीं थी? और जब तब्दीली होने लगी तो इस 1 मिनट लगा और तब्दीली होगी। देखिए कुछ हो जरूर है। अच्छा, हलचल है। हलचल इसलिए है कि आप ज़हन में रखें कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, मेरे पास जो इतला है और ये इतला मुझे पीपल्स पार्टी के अंदर से मिली। अच्छा, उनका ये कहना है कि जी अगर हमसे कुछ लेते हैं तो उसके एवज हमें कुछ देना भी पड़ेगा। गिव एंड टेक तो होगा। ठीक है, अब अगर लेते हैं देना पड़ेगा तो फिर नून लीग की तरफ से तो कुछ नहीं है। और अगर ये कोई तब्दीली नहीं है तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि एक सदारती निज़ाम आ सकता है, लोग कह रहे हैं कुछ और हो सकता है, तो फिर सदारती निज़ाम के लिए ये सदर ममलकत जो है वो सूटेबल नहीं है। अच्छा, फिर इसी के साथ आप आगे चलें, थोड़ा सा सफ़र अगर आप कर लें तो बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा जी कि अगर भारत हमसे तल्लुकात ठीक होते हैं तो वो जो अपने मतलूबा शख्स मांगना चाहता है हम उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कौन सा ऐसा शख्स है? क्या पाकिस्तान ने कोई इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाई? नहीं। क्या पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कोई घिनौना खेल खेला? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को कैंप मौजूद हैं? तो साफ सी बात है नहीं। ये तो भारत के अंदर मौजूद है। BLA कहाँ से ट्रेनिंग लेती है? BLA के अलावा बाकी चीज जो तंजीमें हैं वो कहाँ से ट्रेनिंग लेती हैं? भारत के अंदर से लेती हैं। सबूत मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो बिलावल साहब का ये कहना जो है ये उनके आने वाले वक्त में उनके लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है। खाली मुश्किल नहीं है, स्टॉप गले की हड्डी बन सकता है। बिल्कुल गले की हड्डी बन सकता है, क्या बल्कि मैं समझता हूँ कि बन गया। अच्छा, कि आप किस तरह कह सकते हैं अपने ही मुल्क के मतलब, आप ये लफ्ज़ कहने से पहले आप खुश किसको कर रहे हैं? अगर तो यही अल्फाज लेकर वो चले जाएं किसी और बैनुल अक़वामी सतह पर, आप कहते हैं पूरी दुनिया से हम बेहतरीन अपने तल्लुकात बना के आ गए हैं, हम पूरी दुनिया में एक पैगाम दे के आ गए। क्या पैगाम दे के आए हैं? कि हमारे मुल्क में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं? कौन ऐसा मौजूद है? हाफिज सईद साहब हिरासत में हैं, उनके केसेस के ट्रायल हो रहे हैं, सजा भी उन्हें मिली है। दूसरा उन पर जुर्म तो साबित नहीं होता कोई। बाकी जगह आप देख लें क्या सूरत हाल है। ये सारा कुछ इस तरह है और कुछ हो ज़रूर है। और जब खामोशी होती है ना, अच्छा बात निकलती कब है? जब बात निकाल ली जाती है।
अच्छा, ये लीक नहीं हुई, लीक की गई? लीक की गई। देखें, मैंने आज एक साकिब बशीर साहब के बड़े करीबी इनके इस्लामाबाद के सहाफ़ी से पूछा, तो मैंने उनसे पूछा, यार ये आपका तो बड़ा तल्लक है वहाँ तक कि आपके ट्वीट भी 2 दिन पहले आ जाते हैं, 3 दिन पहले आ जाते हैं, तो क्या आपका अंदाज़ा है? उसने मुझे कहा जी वो बीमार हैं। अच्छा। मैं कहा यार बीमार तो इस वक्त 80% पाकिस्तान है, कोई गुर्बत की वजह से है, कोई बिजली के बिलों की वजह से है, तो ये बीमार किस वजह से है? उसने कहा नहीं, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। मैं कहा इससे तो तब्दीली नहीं आती, और क्या ये तब्दीली पीपल्स पार्टी मंजूर कर लेगी? और ये चीज़ें मैंने कहा, उसने कहा जी हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और तब्दील हो जाए। मैं कहा फिर इसके अलावा कौन तब्दील हो रहा है, मुझे वो बता दें। फिर उस तरफ चले जाते हैं। वो कहता हो सकता है सब ही तब्दील हो जाए। अच्छा, पूरा निज़ाम ही तब्दील हो जाए। मैंने कहा अच्छा ये सारी चीज़ों, लेकिन आज जो हमने गुफ्तगू सुनी है ना, अगर आप गुफ्तगू जो भी आपने करनी है, ये जो ट्रेडर्स कर रहे हैं गुफ्तगू, जी जी, उस गुफ्तगू में तो हर शख्स जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो ठीक है, उस पर भी राना साहब बात करते हैं। साकिब साहब, इस्लामाबाद में क्या खबरें हैं? जो राना साहब कह रहे हैं कि कुछ तब्दीली हो रही है, खबर निकली नहीं है, निकाली गई है, आपके पास क्या खबर है? एक बात तो बड़ी क्लियर है कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है उनको अगर सदर मुमलिकत बतौर सदर मुमलिकत हटाया जाता है, फ़र्ज़ करें अगर हटाया जाता है, अभी तक हुकूमत ख्वाजा आसिफ सारे जो है वो उसकी तरदीदें कर रहे हैं, तो फिर ये हटाना ऐसा नहीं होगा कि मतलब उनको कहेंगे कि आप घर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें, ये सिंध की हद तक भी और मरकज़ की हद तक भी पीपल्स पार्टी को साथ रखना ज़रूरी है। या फिर ये है कि आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी को अलग करके हमने पीटीआई को साथ मिलाना है, तो पीटीआई तो है नहीं, साथ नहीं आ सकती। तो अगर उनको हटाया जाता है, जो बात आपने पूछी कि यहाँ पे क्या डिस्कशंस हो रही हैं, तो फिर सीधी सी बात है वो अपने बेटे की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कोई डील शील करेंगे। सीधी सी बात है, बड़ी क्लैरिटी है। अगर वो सदर मुमलिकत छोड़ेंगे तो वो छोटी कीमत पे बिल्कुल भी जो है वो राज़ी नहीं होंगे, और जो अपनी ज़िंदगी में वो चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच है, अगरचे पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने तरदीद की इसकी कि हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं है, कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं है कि 2.5 साल जो है वो मुस्लिम लीग नून प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास रहेगी और 2.5 साल हमारे पास। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच मौजूद है कि हमें जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये फार्मूला आगे चला, जिसकी हुकूमत इस वक्त तक तरदीद कर रही है, बल्कि ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन जिनकी खबर है वो अभी भी उस पर कायम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग कुछ 2 फार्मूला के तहत ही अगर मामला जो है वो आगे बढ़ना हुए तो बढ़ेंगे। साकिब साहब, राना साहब मुस्कुरा रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि साकिब साहब जिनके नाम ले रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के या बाकी लोगों के, क्या उनको पता है कि जब तब्दीली होनी है उनसे किसी ने पूछना है, या उनको पता भी लगना है कि हुआ क्या है, या उनमें से कोई एक शख्स ऐसा है हुकूमत में कि जिसके इल्म में ये बात हो? जिन लोगों को ये नहीं पता था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या है, जिन लोगों को ये इल्म नहीं था कि जो बजट आ रहा है उस बजट में क्या है, जिन लोगों को ये इल्म नहीं होता कि किस विजिट पे कौन जा रहा है, और जो लोग एक दफ़ा बयान जारी करके आधे घंटे बाद उस बयान पर फिर वजाख्ते देना शुरू कर देते कि इस हुकूमत में, इस अपोजिशन में, इस ईमान में तो कोई ऐसा नहीं है अभी तक, तो ठीक है, अच्छा ये जुर्रत हो कि वो पूछ सके भाईजान को की करना है। ठीक है राना साहब, वो इस इंतजार में रहते हैं भाईजान नसी हाजिर हूँ 280 की करना है। अच्छा राना साहब, ये बताएं, कल बानी से मुलाकात है, आपके ख्याल में कौन कौन मुलाकात करने जा रहा है, और वो मुलाकात कितनी ज़रूरी है अगले आने वाले जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पे सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है? 2 चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से, देखिए मैंने उस दिन भी खबर दी थी, तो हमारे प्रोग्राम में उस खबर की तस्दीक की गई शेख वक़ास अकरम ने, जब सारे कह रहे थे कि बानी की बहनों के और अली मीन गंडापुर के शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि एक दिन पहले इनकी मुलाकात हो गई है, अच्छा, इख्तलाफात ख़त्म हो गए, और उन्होंने लाहौर में कहा कि अली मीन गंडापुर के पास प्लान है किस तरह चलना है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बता दूं कि किस किस को टिकट मिलनी है, ये नाम जा चुके हैं वहाँ पे, ठीक है, ठीक।
अब 2 वोट हैं ऐसे जिनको आज हदायत मिल गई है बानी की तरफ से। ये वो 2 वोट MP हैं जिन्होंने बजट में वोट नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, वो एक ग्रुप से तल्लक रखते थे, वो इमरान खान की वजह से उन्होंने नहीं दिया कि खान सभा में कहेंगे, उनको आज पैगाम चला गया है। क्या अब पहले तो ये देखना है कि क्या मुकर्रर तारीख पर इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, पहली चीज तो ये भी देखने वाली सवालिया है निशान क्या मुकर्रर तारीख पर इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आज अली मीन गंडापुर ने भी अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। KP हुकूमत के लिए, PTI के लिए टेस्ट केस भी है टेस्ट ये केस है जी। अगर PTI के लोग टूट गए और जिसका साकिब साहब के शहर से एक बंदा दावा कर रहा है, अगर वो टूट गए तो फिर इसका मतलब है अली मीन गंडापुर की हुकूमत भी गई। फिर इमरान खान खुद कहेगा कि हुकूमत ख़त्म कर दो। और जहाँ तक जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि अगर हुकूमत ख़त्म हो गई तो PTI कहाँ जाएगी, तो ज़हन में रखें कि मुश्किल तरीन हालात में ना पंजाब था ना KP के था, और PTI फिर भी इलेक्शन जीती थी, और ऐसा इलेक्शन जीती थी जैसा कोई सोच नहीं सकता। तो ये अब चीज़ें ज़हन से लोगों को निकालनी होगी। अब हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। और दूसरी बात है कि एक चीज़ हम क्यों नहीं सोच रहे कि अगर कोई एक इंटरनेशनल मुआहदे की बात हो रही है, उस मुआहदे पे रिएक्शन क्या होना है, उस मुआहदे पे रिएक्शन क्या होना है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, आपका बिल आया घर के वैसे बिजली का? क्या कैसे आप जो है ना दिल के फपोले जो है ना वो आप सबके सामने ही पूछ रहे हैं। ज़रा जाके आप आम आदमी से पूछें कि बिजली के बिलों पे लोग रो रहे हैं। गुजरांवाला में बेटा बिल्कुल ऐसे हो गया, हर शख्स रो रहा है। बिजली के बिलों पे रो रहे हैं, गैस के बिलों पे रो रहे हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई, किराए बढ़ गए, उसके बाद हर चीज़ का रेट बढ़ गया। अगर कोई सस्ता है, मैं पहले भी कहता हूँ, वो सिर्फ जहर है, क्योंकि जहर जो है वो मिल जाता है। वो जहर किसी चीज़ में भी आप शामिल, कोई भी चीज़ खा ले वो जहर ही है। तो ये है, इसलिए अब आवाम भी जो है ना वो कुछ करने वाली है। अच्छा ठीक है राना साहब, ये 200 यूनिट के हवाले से भी बात होती है कि जी कि 200 यूनिट है, वो कहते हैं कि जी सब्सिडी दी हुई है 200 यूनिट वाली, अगर सब्सिडी ख़त्म कर देंगे तो 201 पर जो आपका बिल आता है वो 199 पर भी आएगा। तो ये तो सहूलत है आपको, बहुत अच्छी सहूलत है, अल्लाह करे ये सहूलतें हैं ना भाई। सहूलत इस मुल्क में है सिर्फ MP MNAs को। आप देखें ना, आज खबर चल रही है कि जिन लोगों को महसूस नशिस्तों पर अब बहाल किया गया है, उन्हें 1-1 साल की तनख्वाह भी देंगे, और उन्होंने किसी को रिप्रेजेंट नहीं किया, वहां पर आई नहीं है। मैं कह रहा हूं तनख्वाह देंगे। किसकी तनख्वाह? गरीब मुल्क, IMF से कर्जा लेने वाला तनख्वाह दे। साकिब बशीर साहब की तनख्वाह से काटे, राना अज़ीम की तनख्वाह से काटे, हमजा आपकी तनख्वाह से काटे, इसी तरह बाकी पूरी कौम की तनख्वाह से काटे, काट कर उनको दें यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये जिस मुल्क के अंदर ये काम हो रहा हो, उस मुल्क के अंदर क्या होना है? लोग परेशान है। साकिब साहब, ये अब KP गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और चैलेंज भी नजर आ रहा है। वफाक की जानिब से फाटा के आईनी स्टेटस में मुमकिन तब्दीली देख रही है तहरीक इंसाफ, लेकिन वफाकी हुकूमत इस बात को नहीं मान रही। वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ कमेटी बनाई है। सूबाई हुकूमत कह रही है भाई जब ये सूबाई मामला बन चुका है तो आप इसमें क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, ये मामला क्या है, आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात हो सकती हैं KP गवर्नमेंट के लिए? अच्छा, एक तो मैं ये ऐड कर दूं, यहाँ पे गुज़श्ता साल जो है वो जजेस की तनख्वाहें बढ़ी, जो तकरीबन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 14-15 लाख थी, वो 30 लाख तक पहुँच गई। यहाँ पे जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, जो कौमी असम्बली है, उनकी तनख्वाहें डबल से ट्रिपल से पता नहीं कहाँ पहुँचाई गई। फिर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन जो है वो स्पीकर है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी। वो मामला वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, वो बाद में पता चल रहा है कि कोई इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि शायद वो डिलीवर हो गई हैं वो तनख्वाहें, तो उनकी जो बढ़ी थी। फिर अभी जो 77 ये मखसूस नशिस्तों के लोग हैं, मई 2024 से इनकी सस्पेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर, पेशावर हाई कोर्ट का। तब से अब तक जो है वो उनको तकरीबन 14 माह की तनख्वाहें मिलेंगी। तो बहरहाल ये जो अशराफिया है वो अपने लिए सहूलियात इकट्ठी कर रहा है, आम आदमी के लिए वो सोच नहीं हमें नज़र आ रही। जहाँ तक आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, 2 बड़े चैलेंजेस उनके बिल्कुल सामने खड़े हैं। और PTI जब अरकान वो हम सूबाई असम्बलीज में देखें या जो नेशनल असम्बली में जब आती है बात कहीं पे वोट देने की, वो 26वीं तरमीम हो या कोई और हो,
तो वहाँ पीटीआई हमें कामयाब नज़र नहीं आती। सबसे बड़ा जो इम्तिहान है, जो मुश्किल होगी, वो इमरान खान साहब ने इन जो नशिस्तें हैं इनके लिए पीटीआई के कौन कौन से लोगों को टिकट दिए जाएंगे वो उन्होंने फाइनल करने हैं। कल जो है वो मुलाकात के लिए ये जा रहे हैं। कल मुलाकात इनकी तो बज़ाहिर नहीं होनी, शायद जो है वो इमरान खान की जो हमशीरा हैं उनकी मुलाकात हो और उनके ज़रिए फिर जो है वो कोई ये फाइनलाइज कर लें कि कौन कौन से टिकट किस किस को देने हैं। टिकट पे भी बहुत ज़्यादा इशू होगा। फिर तकरीबन 4 से 5 नशिस्तें अपोजिशन जीत सकती है, जो पहले मखसूस नशिस्तें मिलने से पहले 1 नशिस्त उनको मिलनी थी। 11 नशिस्तों पर ये इलेक्शन होने जा रहा है। 5वीं नशिस्त के लिए कम से कम तकरीबन 6-7 उनको MPs चाहिए अपोजिशन को, तब जाकर वो 5वीं नशिस्त जीत सकती है। ये देखना है कि वो कौन से MPs वो ले सकें या नहीं ले सकेंगे, या ये फिगर 5 से 6 की तरफ ये जा सकता है। एक तो बड़ा चैलेंज कि अपने जो उनके प्रोविंशियल असम्बली के जो MPs हैं उनकी जो लॉयल्टी है वो पीटीआई के साथ हो, उनको इमरान खान साहब के नाम पे वोट मिला है, एक बड़ा चैलेंज। और दूसरा चैलेंज ये है कि अब वफाकी हुकूमत जब उसके पास 2/3 अक्सरियत आ गई है, वो एक मजबूत पोजीशन में बज़ाहिर नज़र आ रही है। उन्होंने अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी है। जो नोटिफिकेशन और जो अमीर मकान साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, वो अगर आप बिल्कुल फेयर होके बात करें, गैर जानिबदार एक मुबस्सर के तौर पर भी बात करें, तो वो सूबाई हुकूमत के मामलात में मरकज मुदाखलत कर रहा है, वो उसको नहीं करनी चाहिए। जब फाटा जो है उसके हवाले से बाकायदा आईनी तरमीम हो चुकी है और वो जम हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने उसका फेट डिसाइड करना है, उसके मामलात सारे देखने हैं। वज़ीर आज़म साहब क्यों कमेटी बना रहे हैं, क्यों उनको डिस्प्यूट कर रहे हैं, क्यों इस किस्म की सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस, 2 चैलेंजेस जो है ये हैं। तीसरा एक चैलेंज जो माइंस के हवाले से बिल था जिसको पास नहीं होने दिया गया, ये 3 चैलेंजेस हैं। लेकिन इनको मिलाकर अगर जो सूबाई हुकूमत है या अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत की मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलते, तो फिर आगे चलकर वो जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे ही हमारे पास वोट होगा, 20 वोट हमें चाहिए, तो हम जो है वो अदम एतमाद जो है वो ले आएंगे। बिल्कुल ठीक है, अदम एतमाद ले आएंगे, ये तो उनकी ख्वाहिश है ना। चैलेंजेस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। ठीक है, साकिब साहब हमारे साथ ही रहिए। राना साहब, इस हवाले से अगर हम बात करें, जो ये 26 अरकान हैं सूबाई असम्बली के, उनकी रुकनीत का मामला है। स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं, पंजाब असम्बली हैं, वो रेफरेंस भेज चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इस मामले को ख़त्म किया जाए जी, इनको पीछे कर दिया जाए, इनको हम निकाल देंगे असम्बली से। पहली बात ये कि नून लीग का पहले मौक़िफ़ क्या होता था। आज जब आपका स्पीकर है, आपकी हुकूमत है, तो ये अपने पुराने मौक़िफ़ से आज उन्होंने क्या कहा है जी, जब 62-63 से वज़ीर आज़म जा सकता है घर, तो ये क्यों नहीं जा सकते हैं जी कि रेफरेंस भेज सकते हैं। वही 62-63 है जिसके हवाले से ये रैलियां निकालते रहे, एहतजाज करते रहे, बातें करते रहे, उसके खिलाफ रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि 62-63 तो ख़त्म हो गया, अदालत नहीं ख़त्म किया है। और 62-63 ऐसा ही है ना साकिब बशीर साहब। और फिर उसके बाद जब वोट देने की बारी है, 62(1)(f) जो है वो 62(1)(f) के तहत दूसरे बात इन पर किस तरह लगेगी 62-63, ये बताया जाए ना पहले। क्या पार्लियामेंट्री लीडर ने कहा कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी? इनको तो यही नहीं समझ आ रही स्पीकर साहब को, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि भाई आपने तो पार्लियामेंट्री लीडर को भी मुअत्तल कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं, पहले दिन आपका बयान है कि पार्लियामेंट्री लीडर की बात नहीं मानी, लेकिन आपने अगले दिन पार्लियामेंट्री लीडर तो सबसे आगे था। दूसरा, मेरे पास वो फुटेज मौजूद है, मेरे पास क्या, सबके पास फुटेज मौजूद है। मुझे एक बात बता दें, उस फुटेज के मुताबिक जब ये स्पीकर साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त किस तरह चीज कागज फाड़ के फेंकते थे? क्या वो स्पीकर डाइस के सामने स्पीकर डाइस के सामने? ये सारा कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। 26 नशिस्तों पर इलेक्शन दोबारा कराना हुकूमत की मौत है। तहरीक इंसाफ के लिए वो एक ऐसा बिल्कुल ठीक मुंह बन जाएगी जिसकी हद कोई। दूसरी बात है, मैं सिर्फ हल्की एक साका भाई ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन साका भाई यहाँ पर 100 सेनेटर भी दे दें आप किसी को, जितनी मर्जी अक्सरियत दे दें, जितनी मर्जी अक्सरियत दे दें, अगर तो अक्सरियत वाले की बात मानी जाती है तो फिर तो ठीक है, अगर उसका कोई कानून माना जाता है फिर तो होनी चाहिए। और मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात कह दूँ,
ख़बर देता जाऊँ, कुछ अरसे बाद 18वीं तरमीम ख़त्म हो रही है और 18वीं तरमीम के ख़त्म होने के बाद फिर किसने कहाँ पे सरापे एहतजाज होना है ये पता चलेगा। और ये जो फाटा वाला मामला है ये एक वाहद मामला होगा जो हुकूमत के गले की हड्डी बनेगा, तहरीक इंसाफ के गले की नहीं। ठीक है साकिब साहब, इस पे क्या कमेंट करेंगे? और साथ ही अगर ये पंजाब असेंबली में ये मामला हो जाता है तो पीटीआई कहेगी केपी असेंबली में यही इख्तियार तो फिर हमारे स्पीकर के पास भी है, ये मामला रुकेगा किधर? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आज मलिक अहमद ख़ान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो अपने उस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए जो मिसालें दे रहे हैं वो हैरान कुन है। माजी में यही जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जब नाअहल किया गया, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, तो उस वक्त तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून भी इन्होंने खुशियां मनाई, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि ये काम तो गलत हो गया है। फिर नवाज शरीफ साहब जो है उनको पनामा में नाअहल किया गया और उसके बाद इनका मुस्तकिल एक व्यू रहा है कि अदालतों से और इस किस्म के फोरम से ये जो पार्लियामेंटेरियंस जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम का वोट लेकर आते हैं, उनको इन फोरम से नाअहल नहीं होना चाहिए और ना इनको करना चाहिए, ना अदालतों का हक है। बल्कि वो आसफ सईद खोसा, साकिब निसार, वो जो जितने भी जजेस थे उस दौर के, उनको बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा अपनी तकारीर में क्रिटिसाइज किया करती थी और उनके आप हवाले देकर कि जी आसफ सईद खोसा साहब ने वो फलां फैसला दिया था, तो अगर ये हो सकता है तो नाअहल क्यों नहीं हो सकता? हैरान कुन है। ये आगे नहीं चला सकेंगे इसको। ये रेफरेंस 26 लोगों के खिलाफ चलाना, उनकी मुस्लिम लीग नून के अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है। ये जो आपने एक नया रास्ता आप खोलने लगे हैं, कल आपके खिलाफ भी ये इस्तेमाल बिल्कुल कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, बात जो है वो जी यहाँ पे शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। मुशीर ख़जाना वज़ीर आला केपी मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद इनसे इस हवाले से हम बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है और फाटा के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और सेनेट के हवाले से, और साथ ही ये जो मामला है, कमेटी बना दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से ज़म्मशुदा कबायली इलाकों के हवाले से। हमें ज्वाइन किया मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब ने। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, केपी के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। सेनेट के हवाले से दावे हो रहे हैं कि 50 लोग तो हमारे साथ हैं, तो अली अमीन साहब के साथ कौन है? सर, आप लोगों के साथ कौन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ आप भूल रहे हैं शायद 90% पाकिस्तान की अवाम है, और इसके साथ 90% अवाम हो, उसका जो है ना कोई जो है बाल भी बीता नहीं कर सकता। अभी मैं आपकी ब्रेक से पहले गुफ्तगू सुन रहा था पंजाब से रिलेटेड, तो मुझे अगर आधा एक मिनट उस पर बात करने की इजाजत हो तो मैं करना चाहूंगा। यानी कि इनके दिलों में तेल खत्म हो चुका है, और ये आपको भी पता है और सबको पता है कि ये इन 26 लोगों को रेफरेंस सिर्फ जो है ना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए दिया गया। अब वो अटेंशन डाइवर्ट कैसे की गई वो मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब हुकूमत ने एक इंफॉर्मेशन राइट फॉर इंफॉर्मेशन एक्ट ले आई, जिससे उनसे सवालात ना किए जाए। फिर उनके जो बजट में जो झोल थे उस पर कोई बात ना करे। तीसरी चीज ये जो पता नहीं शायद 2706 इदारों के नाम अपने खानदान अपने नाम कर लिए, जो वो एक बैकलैश आया ताकि उस पर ज्यादा बात ना हो। लोग तो ये कह रहे थे ना कि ये कोई इनके खानदान का विरासत है जो अपने नाम पे चेंज कर रहे हैं। फिर वफाक के बजट में भी आपको पता है टैक्सेस की भरमार हुई है, पेट्रोल की कीमतों में ऊपर नीचे, गैस की कीमतों में ऊपर नीचे। तो ये तमाम का तमाम जो है सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए की चीजें की गई। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो बैरूनी मुल्क के भी जो मामला चल रहे थे उस पर भी जो है ज्यादा गुफ्तगू ना हो, तो ये तमाम का तमाम किया गया है। और बाकी इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, ना कुछ ऐसी चीज हो सकती है। रास्तबाग आपने दूसरी बात की जम एरिया की कि उसको शायद जो है वापस लेने की बात है। ये तो देखे इंतजामी तौर पे तो वो मर्ज हो चुका है, आज उसको 7 साल लगे हैं। अब उसको वहां से रिवर्स करना नामुमकिन काम है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक इमारत जो है उसको पूरा तामीर करके
अब उसको पुरानी इमारत की शक्ल पे लेके जाना, जब एक इमारत रेनोवेट हो जाए तो वो पुरानी इमारत की शक्ल पे जा ही नहीं सकती। ये भी सिर्फ इसको जो है सिर्फ सारी की सारी जिसे कहते हैं तवज्जो और ऊपर नीचे करने वाली चीजें हैं। और आज आपने देख लिया वो मीटिंग थी जिसपे जो है 17 में से शायद 14 जो है पीटीआई के एमपीएस थे, कोई भी नहीं गया, एमएनएस भी हमारे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो है हमारी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, तो पहले तो आपको लोकली इस चीज को भी करवाना पड़ेगा। अच्छा मुजम्मल भाई सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, एक तो मुझे ये बताएं महसूस नशिस्तों की जो आपके उधर बंदर बांट हुई है, इस पर स्पीकर साहब हलफ ले रहे हैं उनसे? इसका मुझे कुछ इल्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अभी तो जिनके अंदर रेवड़ियां बांटी गई हैं वो आपस में खुद तो अपने मामला तय कर लें। पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी गई थी, पहले जेयूआई और नहीं पीपल्स पार्टी और एएनपी गई थी कोर्ट कि हमें जो है कम दिया जा रहा है शेयर। अब जो है नून लीग चली गई है, तो आपस में इनका स्कोर सेटल नहीं हो रहा। अभी तो खटक साहब भी गए, परवेज खटक साहब भी गए हुए हैं। हाँ, परवेज खटक साहब भी गए हुए। तो ये अभी वो जो जैसे कहते हैं ना माले गनीमत के सौदा तय नहीं हो पा रहा इनका आपस में, तो जब उसमें नहीं तय हो पा रहा इंशाल्लाह ताला हम उस पर भी पूरी अपने हक को दिफा करने का राइट रखते हैं। तो जो भी ये तो सियासी जमात की फैसला होगा वो जो भी करेगी हमारी। और इसके अलावा आप सेनेट में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे सरप्राइज करेंगे। सब सरप्राइज करेंगे? नहीं, सरप्राइज क्या करेंगे? ये सरप्राइज को जरा डिफाइन करें लाजमी। वो तो उस दिन पता लगेगा, सरप्राइज डिफाइन हो जाए तो फिर सरप्राइज नहीं रहता। जी साकिब भाई। अच्छा मुजम्मल साहब, आज जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो माले गनीमत तकसीम हो रहा है वो हमें हमारे हिस्से के मुताबिक दें, कम दे रहे हैं। तो बहरहाल ये एक मामला जो है नया आया है। मेरा सवाल ये है आपसे कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि बजट उनको बताए बगैर जो है वो मंजूर नहीं करना। ये आपने यकीनी तौर पर वो कानूनी जो तकनीकी मामलात थे उसकी वजह से मंजूर कर लिया, और उसके बाद भी मुलाकात नहीं हो पा रही। तो अब आपका क्या फ्यूचर जो प्लान है आने वाले दिनों का, कि ये कहा गया था कि इमरान खान साहब जहाँ जहाँ निशानदेही करेंगे, बताएंगे कि यहाँ बजट कम रखना है, ज़्यादा रखना है, या क्या तब्दीलियाँ करनी है वो हम तब्दीलियाँ कर लेंगे। तो आप लोगों की तो मुलाकात ही नहीं हो रही, तो उसके लिए आपने क्या फिर प्लान किया है कि मुलाकात कैसे करनी है? अदालत में जाना है, अदालत के ज़रिए मुलाकात करनी है या नहीं करनी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो इसकी मैंने 2 से 3 दफा वजाहत कर दी है कि ये अब जो बजट है ना, ये अब हतमी बजट नहीं रहा, ये बजट तब्दील हो सकता है। और इंशाल्लाह ताला ये 12 महीने हैं आगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ जरूरी जो अखराजात हैं, जो जैसे तनख्वाहें, पेंशन, जो अस्पताल चलाने के लिए फंड चाहिए होते हैं, ये चीजें इनको करें। और हम खान साहब की डायरेक्शन का वेट करेंगे। अब इंशाल्लाह कल भी एक मुलाकात वकीलों की है, बहनों की भी है, कुछ देखिए पैगाम तो आ जाएगा ना। दूसरा जो है सीएम साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और वो अपनी तौर पे कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुलाकात हो जाए। तो ये आपकी तवज्जो से फिर मैं एक ये पैगाम दूंगा कि ये बजट जो है आर्जी है, और जिस दिन खान साहब ने जो डायरेक्शन देनी है इस पे, उसी तरीके से इस पे अमल हो जाए। तो जो खुश हो रहे हैं कि हमने भी मुलाकात होने दी और इन्होंने बजट पास कर लिया, तो उनके लिए इतला ये है कि ये बजट हम साल में 10 दफा भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि आप सरप्राइज देंगे। चलिए मैं सरप्राइज नहीं पूछता क्या सरप्राइज देंगे, कब सरप्राइज देंगे, सरप्राइज आएगा सारे देख लेंगे। सिर्फ ये जो सेनेट 21 को सेनेट का इलेक्शन है, खान साहब ने लाजमी बात है नॉमिनेशन भी करनी है, बंदों के नाम भी देने हैं, कुछ चीज़ें होनी भी हैं। तो अगर उससे पहले कोई आप तक पैगाम ना पहुंचा, तो क्या कोई डायरेक्शन आपके पास पहुंच चुकी है कि अगर मेरी मुलाकात नहीं भी होती, खान साहब ने पहले कहा था अगर मेरी मुलाकात बंद हो जाती है तो आपने क्या क्या करना है, क्या वो डायरेक्शन पहुंच चुकी है? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे माशी मामलात के अलावा ये सियासी मामलात का कख भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये जो है इतना मुझे याद है, याददाश्त से बात कर सकता हूँ कि जब 1 साल पहले जब सेनेट के इलेक्शन आए थे मार्च 2025 में, तो उस वक्त ही जो है खान साहब ने नॉमिनेशंस और नाम वगैरह फाइनल कर दिए थे, जिनके शायद कागजात भी जमा थे। अब आई एम श्योर कि वही कागजात जिनके जमा थे उन्हीं के आगे जाएंगे
अगर कोई तब्दीली हो सकती है और अगर कोई पैगाम होगा तो वो जरूर पूरी पार्टी इसकी पाबंद होगी। तो मुझे वैसे इसका जरा भी नहीं पता कि जो है मतलब उसमें कोई प्लान में पुराना प्लान है, उसमें कोई चेंज है नहीं है, रद्दोबदल है, मुझे नहीं पता। जो पीटीआई के हमने देखा कि कारकुनान बड़ी तादाद में अक्टूबर में भी फिर नवंबर में भी गिरफ्तार हुए और उनके जो मुचलके पिंडी इस्लामाबाद करोड़ों रुपए खर्च हुए। फिर अडियाला जेल में और अटक जेल में भी लोग होते हैं तो वो भी बताया जाता है कि उनके घरों में भी दे रहे हैं पैसे, चीफ मिनिस्टर साहब 50-50 हज़ार दे रहे हैं या 5-5 हज़ार ईदियाँ दे रहे हैं उनको। तो ये सारे पैसे खैबर पख्तूनख्वा जो आपका ख़जाना है, आप ख़जाने से दे रहे हैं और कितने दे चुके हैं अब तक इन मामलात में? देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि खजाने में ना अगर चाय की पत्ती भी आती है ना और कहाँ से भी आती है उसको वाजे करना पड़ता है। तो ऐसी जो एक तासुर दिया जाता है कि जी खजाने से दे रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा जो है चीफ मिनिस्टर साहब जो है ये आज से नहीं 10 साल से जो है सियासत में है, अपने हलकों में जो है ये इन्वेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। तो आपके सामने है ये जो लोग इलेक्शन सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं दूसरे भी लड़ते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं इलेक्शनों में। तो कोई ये घर से तो नहीं, अपने घर से ही देते हैं ना। तो ये एक तासुर दे देना कि जी पीटीआई वाले, ये तो आपने कभी सवाल नहीं किया कि ये जो बोल रहे हैं कि हम इनके 20 लोटे बनाएंगे तो वो घर से पैसे लाए थे। ये जो 26वीं तरमीम में जो इन्होंने जो कहते थे किसी को 70 करोड़ किसी को 1 अरब, वहां तो हिम्मत आप लोग की हुई नहीं किसी से सवाल करने की कि ये कौन से खजाने से पैसे दिए। नहीं मुजम्मल साहब, अगर आप हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते वो हो सवाल भी हम तो करते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हो राना अजीम बोनो मुजम्मल साहब, तो हमें ही कोई जुर्रत है, हम बोलते हैं और बड़ा खुल के बोलते हैं। नहीं वो है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये करोड़ों रुपए के इलेक्शन अगर 50-50 हज़ार अगर 200-500 लोगों के लिए दे दिए तो अली अमीन साहब के लिए या यहाँ के जो हमारी पार्टी में बहुत साहिब हैसियत लोग भी है तो कर रहे होंगे मिलजुल के काम। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि खजाने से आप 100 रुपए भी निकाल के दिखा दे तो जो आप बोलेंगे वो मेरी सजा। केपीके के हम माली मामलात पे आ जाते हैं। केपीके का बजट खान साहब के आने पे तब्दील होता है, किस तरह होता है, वो सारा चीज़ें चलती रहेंगी। केपीके की बजट के से पहले एक स्कैंडल आया था बहुत बड़ी करप्शन का, जो कहा गया कि केपीके मौजूदा हुकूमत का नहीं है, साबका निगरान सेटअप का या किसी और हुकूमत इससे पहले का है। उसका क्या बना? देखिए उसकी ये 2016 से 2024 के दरमियान ये महकमे के अंदर ये जो ठेकेदार अपनी सिक्योरिटी जमा कराते हैं ना, ये खजाने से बराह रास्त पैसे नहीं, ये एक अकाउंट होता है जी अकाउंट, जो ठेकेदार किसी को सड़क बनाने का ठेका मिला उसमें वो सिक्योरिटी जो 2% जमा कराते हैं वो जमा होती थी। तो उसमें जो है कोई रद्दोबदल है जिसका बराह रास्त जो उसका जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए वो वफाक का इदारा होता है अकाउंटेंट जनरल, वो उसको बराह रास्त देख रहा था। तो अब ये इंक्वायरी जो है नैब के पास है, जो अभी तक आज इसको 2-3 महीने हो गए इस बात को चलते हुए, अभी तक ना किसी सियासतदान का ना किसी जिसे कहते हैं बड़े अफसर का नाम आया इसमें। जो रिकवरियां वगैरह हुई हैं वो नीचे के लेवल पे हुए, जो वहाँ क्लर्क थे, जो वहाँ पे अकाउंट ऑफिसर थे, वहाँ पे जो एक्शन थे, इनकी जो है लेवल पे हुई है। अब इसमें जो हमारा जो फर्ज बनता है कि ये कहाँ पे लीकेज ऐसी थी, जो सैप सिस्टम जो पूरे पाकिस्तान में लागू है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके अंदर ये कहाँ पे लैप्स था जिससे जो है ये पता नहीं लगा इतने अरसे से। तो अब उस पे जो है ये महकमा काम कर रहा है। बाकी नैब अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने सुना है कि तकरीबन कोई 30 अरब कोई सामान रिकवर भी कर दिए जो सामने आई है, लेकिन किसी अफसर किसी सियासतदान बराह रास्त किसी पर इल्जाम नहीं है। ठीक है मुजम्मिल साहब, आप कह रहे हैं खान साहब से पूछ के इसको तब्दील भी किया जा सकता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि बजट बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत के बाद तैयार किया जाता है, उसके अंदर खान साहब कहते हैं फिर आप रद्दोबदल कर देते हैं, तो वो जितने आदादो शुमार आपने उस पर वर्क किया था, आप लोगों का होमवर्क था, वो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी या इतना मुश्किल काम नहीं है, तब्दील किया जा सकता है? खैर सर, अगर हम ये ना कर सके तो फिर हमें ये काम करने के लिए बैठना ही नहीं चाहिए ना। ये तो हमारा मतलब 20 साल 22 साल से
करना है। हम एक चीज को जो है एक चीज को देखते हैं, उंगलियों पे रखते हैं अपनी टिप्स पे, तो इंशाल्लाह ताला उनकी हदायत के बाद 24 घंटे नहीं लगाएंगे इसको चेंज करने में और बैलेंस करने में। बिल्कुल ठीक है, 24 घंटे नहीं लगाएंगे। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप द लास्ट आवर में गुफ्तगू कर रहे थे। राना साहब, अब की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिस तरह से मुज़म्मिल साहब भी कह रहे थे, हम तहरीक की बात भी कर रहे थे, तहरीक आप देख रहे हैं कि कोई इतनी जानदार हो सकती है या सेनेट इलेक्शन तक तो होती नज़र नहीं आ रही? नहीं, तहरीक के लिए जो हिकमत अमली बनाई है ना, वो बड़ी अच्छी है इनके। पहले ये करेंगे अपने सूबाई हलकों की सतह पे, उसके बाद MNAs की सतह पे, फिर आ जाएंगे ये डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, ये इस तरह करेंगे, ये मोबलाइज़ करेंगे। उसमें खान साहब ने 4 टीमें तश्कील दी हुई हैं। ठीक है, ये वही टीमें हैं जिन्होंने इंतखाबात से पहले जो हर हलके के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करती थी कि यहाँ पर किसका क्या असर सूख है और क्या क्या सूरत हाल है। जब खान साहब समान पार्क में थे, वही टीमें हैं जो टीमें फ्रंट पे नहीं हैं, जिनको आप ना सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, उन टीमों के ज़िम्मे ये होता है कि आपने देखना है कौन सा MNA, कौन सा MPA जो है वो काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा पहले अक्सर पिछले जितने इंतखाबात हुए हैं, बहुत से लोगों ने खुद पुलिस को फ़ोन करके कहा भाईजान मन ले जाओ। मतलब ऐसी चीज़ें भी होती नहीं हैं। अब ये इससे हट के हो रहा है। अब जो नहीं करेगा तो रेड लाइन हो जाएगी, रेड लाइन में, और उसको नेक्स्ट पीरियड में उसको वो भी नहीं देंगे। ये आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, फंड्स भी नहीं देंगे, टिकट भी नहीं देंगे, टिकट भी नहीं देंगे। तो ये हो रहा है। और आज इन्होंने चारों सूबों ने अपना अनाउंस कर दिया है कि किस तरीके से करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे। और सेनेट इलेक्शन वाले दिन मैं आपको बता दूं, ये खबर दे दूं आपको, जिस दिन कि अगर KPK में इसी तारीख को इलेक्शन हुए, तो सेनेट इलेक्शन वाले दिन KPK की आवाम जो है वो सड़कों पे मौजूद होगी, अगर कोई लोटा हुआ मुहासबा करने के लिए। रान साहब, हमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने ज्वाइन कर लिया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये 37 से 37वीं है क्या? थोड़ा सा हमें ये बताएं, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, 37 AA मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा लॉ आया नहीं जिसके अंदर जो है ना एक AC को इख्तियार दिया गया है कि अगर वो समझे कि मैं चोरी कर रहा हूँ या उसका सस्पेशन हो या उसके साथ कुछ हो, तो किसी और बात करे बगैर वो हमें गिरफ्तार कर सकता है। फिर इसके बाद वो गिरफ्तार करके जो समन बनाना होगा, जो नोटिस निकालना होगा, वो बाद में निकालेगा। तो ये तो मतलब एक अजीब गरीब कानून है जो मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं भी है। हमने अमेरिकन कानून के साथ इसको मुआवजा किया, कंपैरिजन किया अमेरिकन कानून के साथ। तो हमारा जो कानून है उसके अंदर वो कानून है कि जुडिशियल परमिशन के बाद ही आप गिरफ्तार कर सकते हैं बिजनेसमैन को। यहाँ तो जुडिशरी तो एक तरफ है, या तो कमिश्नर ही गिरफ्तार कर सकता है, और वो जिसको इख्तियार दे वो भी गिरफ्तार कर सकता है। मतलब ये गिरफ्तारी वाला जो मामला है वो तो मेरा ख्याल है कि किसी सिविलाइज वर्ल्ड में नहीं हो सकता। आप नोटिस देंगे, हम उस नोटिस का जवाब देंगे, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। ना सेटिस्फाई हो सके, अगर हम भाग रहे हो या कोई ऐसी बात हो, तो आप जो प्रोसीजर है दुनिया के अंदर रहा है वो उस हिसाब से आप उसको करें। हमारा सिर्फ ये कहना है, हमारा और कोई बात ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि 37A को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये समझेंगे अगर एक आदमी पर अगर इस्तेमाल हो गया ना, तो मैं उसको ऐसी मिसाल ये देता हूँ कि अगर दरख्त पे बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी है और शिकारी अगर एक को गोली मारता है तो उस दरख्त पे कितनी चिड़ियाएं बाकी रहेंगी। तो यहाँ भी जो है ना, जब एक आध ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, वाकया हो जाएगा गिरफ्तारी का, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो जॉब क्रिएशन की है। और जॉब क्रिएशन कैसे होगी? प्राइवेट सेक्टर करेगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है ना आप उसको जो है ना जॉब क्रिएशन कर सकें। उसके लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस होगा। बहुत सारे लोग हमसे आके पूछते हैं कि हम इसका क्या करें। फिर आप 36B को देख लें, मतलब आप कौन कौन से क्लॉजेस को देखें, वो इसके अंदर आपके पास कोई 30 से 32 अनॉमलीज हैं जो कि बाकायदा अनॉमलीज हैं। और अगर इसके साथ बैठकर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान की, और जो है ना कि ये जो है ना अनॉमलीज हैं, इससे कोई रेवेन्यू नहीं आना। रेवेन्यू जो आ रहा हो, अगर आप ये मुझे लिख के दे देंगे, ये गिरफ्तारियां करके देने से आ जाएगा रेवेन्यू, तो आ नहीं सकता। आप मुझे देखेंगे पिछले साल जब आपने जो टारगेट रखा था वो 3.6 का था, आपने 4.2 कलेक्ट किया, 1000 अरब रुपए कम किए, अब आपने 3000 बढ़ा दिए।
तो क्या ऐसा काम किया है इस बजट के अंदर कि जिससे ये 3,000 रुपए और कलेक्ट हो जाएंगे? अब ये पावर्स है ना। अच्छा जुबैर साहब, powers से अगर आपने एक मीटिंग की, सारे चैम्बर्स वहाँ पे आए और आप पे एतबार किया। आपने हुकूमत को कोई अल्टीमेटम तो दिया होगा ना कि इस वक्त तक अगर आपने इसको तब्दील ना किया तो फिर हम हड़ताल पे चले जाएंगे, एहतजाज करेंगे। तो क्या कोई अल्टीमेटम दिया है और उस मामले में आपसे कोई राब्ता हुआ है? देखिए, हड़ताल जो है ना किसी मामले का हल नहीं होता, हम ये समझते हैं, मैं पर्सनली समझता हूँ। हड़ताल से ज्यादा होता है कि डायलॉग हो, हम उनको समझाएं। हमने ये जो कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी थी, जिसमें सब चेंबर्स मौजूद थे और सारी एसोसिएशंस और सारे लोग जो है ना उस वक्त जितने पीछे हमारे बैठे हुए लोग थे, अगर आप उनकी तादाद देखें कितनी है। इससे गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि कितनी बड़ी उनको तकलीफ हो गई है कि इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के लोग वहां के जमा हो गए। तो उनको जो है बैठ के देखना चाहिए। लेकिन आज सियालकोट वाले कल कर रहे हैं, फैसलाबाद वालों ने किया था, अब जो है ना लाहौर करेगा। तो इस तरह से हम करेंगे, फिर एक साथ जो है ना हम भी अगर करना पड़ा, मैं नहीं चाहता। मैं तो अरबाब इख्तियार से कहता हूँ कि खुदारा इसको देख लें। हम उसको कहते हैं, हम अपील करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं कि इस तरह से तो बिजनेस पहले ही बहुत खराब है, अब अगर ये वाले कानून आ गए और इतनी सारी अनोमलीज के साथ हम कैसे काम करेंगे। आप ये देखा, नया एक कानून आ गया आज के कल में कि 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश कराएंगे तो आपको 20.5% का टैक्स लग जाएगा, यानी 2 लाख रुपए पे 41,000 का। अब मुझे बताएं, कारोबार तो सारा रुक जाएगा। ये कल परसों से ये जो है ना कारोबार वैसे ही रुक जाएगा, क्योंकि आपकी पेमेंट्स कैसे होंगी, पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे। अब हम अगर मैं 22% अगर पेमेंट करता है कोई मुझे, तो उसको इख्तियार है, इसलिए कि गवर्नमेंट ने उसे इख्तियार वो दिया हुआ है, वो मुझे कैश पैसे देता है। तो क्या करूं मैं उसको? क्या मैं 1,99,000 की बिल बनाऊं? ये हमने करना है कि 4 टुकड़ों में बनाऊं? तो उसका तो मतलब, अगर वो 22% उसने दे दिए, गवर्नमेंट को 4% ज्यादा दिए और कैश पैसों से मुझसे माल खरीद रहा है, तो उसको आप कैसे रोक सकेंगे? एक बहुत बड़ा मसला एक और नया खड़ा हो गया, और भी जो है ना मसले एक के बाद एक निकल रहे हैं, और आप मेरी समझ में नहीं आता ये काम कैसे चलेगा। पीपल्स पार्टी जो है क्रेडिट लेती रही है, लेकिन जब से आपने ये मूवमेंट शुरू की है, इस मूवमेंट शुरू होने के बाद आपसे हुकूमत के किसी भी मुतलका नुमाइंदे ने राब्ता करने की कोशिश की है, कन्विंस करने की कोशिश की है, बैठते हैं, बैठ के मामला तय करते हैं, या बिल्कुल खामोशी है? हुकूमत जो है वो बिल्कुल स्टैंड ले चुकी है। और आपका आखिरी अरबा क्या होगा, मतलब आप किस स्टेज पर जाएंगे? मतलब अगर पूरे मुल्क में आपको अगर एहतजाज करना पड़ा तो? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है। और इसके बाद आपको बताऊं कि हाँ, लाहौर प्रेसिडेंट को कोई कांटेक्ट उन्होंने किया है और कल शायद वो मीटिंग उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मालूमात की हद तक है, मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो मालूमात है वही है। और बात यह है कि आप जो कह रहे हैं ना एहतजाज और ये, और एक तरफ होगा हड़ताल, सर ये तो उस वक्त करें जब हमें लगता हो कि हम चला सकते हैं और हम बंद करें। इन जो अभी जो कानून है इसमें चलना मुमकिन नहीं है कारोबार का, तो हड़ताल कौन सी है? जो कानून है इसमें चलना ही मुमकिन नहीं है। जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म हुआ। राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को और मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।